हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल में होंगे। आप सब लोग कुशल मंगल में होंगे। कई दिनों से थोड़ा ये जो संपादकीय क्लासेस थे वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। मैं कुछ अन्य कार्यों में थोड़ा व्यस्त हूँ और आज मैं पुनः अपना आज का जो संपादकीय चर्चा रहती है उस पर आएंगे। आज की जो हमारी संपादकीय चर्चा रहेगी वो आपकी ये रहेगी, वैश्विक विकास और साझा सहयोग। इस पे पूरा डिटेल में चर्चा की जाएगी, इसको समझेंगे हम लोग, है ना। वैसे आप लोग ये सोचते होंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं और नहीं भी तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, किसी न किसी परीक्षा के लिए, उनके लिए भी एक अच्छी समझ विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो एडिटोरियल आता है इंग्लिश जिसको बोलते हैं हिंदी में संपादकीय, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसकी उपयोगिता ऐसी है कि इसको विस्तार से समझने के लिए इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब जैसे कि वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर जो विकास की नीतियाँ हैं उनमें कोई भी एक देश इसको पूरा नहीं कर सकता है ना। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ अन्य देशों का साथ लेना ही पड़ता है। तो वही इसमें दिया है, वैश्विक विकास और साझा सहयोग। तो इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इस पर आप हमारे साथ बने रहिए, पूरा आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पूरा समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये रंजन मिश्रा जी द्वारा लिखा हुआ है। वैश्विक विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसे किसी एक देश द्वारा अकेले पूरा नहीं किया जा सकता है। इसमें विभिन्न देशों और क्षेत्रों की भागीदारी तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। देशों के बीच में सहयोग के संसाधनों का साझाकरण किया जा सकता है। इससे विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने और अधिक लोगों को लाभान्वित करने में मदद मिलती है। तो यही इसमें भी कहा गया है कि कोई भी देश किसी एक कार्य को अकेले नहीं कर सकता है ना। उसके लिए सामूहिक कार्य करना होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी किसी का जीवन होता है, उसमें परिवार की एक आवश्यकता होती है। बिना परिवार के कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता। परिवार में माता पिता भाई बहन और बुजुर्ग लोग होते हैं। इसी प्रकार से जब परिवार से भी ऊपर और भी ज़रूरतें होती हैं तब एक गांव की ज़रूरत पड़ती है। गांव शहर नगर, ठीक है ना, फिर नगर आ जाता है। ऐसी बहुत सी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो नगर से भी पूरी नहीं हो सकती। फिर एक राज्य की आवश्यकता पड़ती है। राज्य स्तर का एक प्रशासनिक व्यवस्था होती है। इसके ऊपर फिर भी हमारी कुछ ज़रूरतें रह जाती हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्थान हैं जहाँ हमारी पहुँच सिर्फ राज्य से नहीं हो सकती। जैसे कि हमें उज्जैन जाना है महाकाल का दर्शन करने, तो वो हमारे राज्य में नहीं है ना। तो हमें दूसरे स्टेट की जरूरत पड़ेगी, वो भी आवश्यकता है। इसके अलावा हमें फिर क्या है, बहुत से संसाधन हमारे देश के द्वारा पूरे नहीं हो सकते। पूरे देश में भी बहुत सी उपलब्धताएं नहीं, जैसे डीजल पेट्रोल, तो हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना होता है। तो ऐसे ही वैश्विक स्तर पर जैसे कि आज का जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर हमें वैश्विक स्तर पर सबको एक साथ मिल करके इसमें साझेदारी करनी होगी। ऐसे ही हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। जैसे देश का निर्यात, इसका जीडीपी से भी बहुत बड़ा जुड़ाव रहता है। हमारा निर्यात और आयात का संतुलन अच्छा बैठता है तो हमारे देश की जीडीपी
ग्रोथ करती है। जब हमारे देश में उत्पादन होगा, जिस चीज़ का उत्पादन अधिक होगा कि हम विदेशों को दे पाएंगे, तो हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी। और जो हमारे देश में उत्पादित नहीं होता है वो हमें विदेशों से लेना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में भी आप देखते हैं चाइना बहुत आगे है, बहुत वो ज़्यादा उत्पादन करते हैं जो दुनिया के अन्य देशों को दे पाते हैं। अन्य दुनिया के देशों को वो दे करके बहुत ज़्यादा डॉलर या वो मुद्रा करेंसी देशों से प्राप्त करते हैं और उनकी अपने देश की वो जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत कर पाते हैं। ऐसे हमारा भी देश भी अब आगे ग्रोथ कर रहा है और जो अपने देश की आगे की नीति है उसमें 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आ जाएगी। ठीक है ना। तो इसी विषय पर हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं, तो आप सब लोग साथ बने रहिए। विकास को बढ़ावा देने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की सूचना प्रौद्योगिकी काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसका उपयोग शिक्षा और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। यह छात्रों को दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने का, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाने तथा अन्य छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद करने में मदद कर सकती है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। जैसे कि हम लोग आज जो वीडियो के द्वारा और अन्य ऑनलाइन सिस्टम का प्रयोग करके जो जानकारी बढ़ाते हैं, तो ये भी वही चीज़ है, सूचना और प्रौद्योगिकी। अब इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल से अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने के लिए किया जा सकता है। इनके जरिए डॉक्टर रोगियों को दूरस्थ समाचार और ऑनलाइन स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करने, स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर ढंग से संबंधित जो है इससे प्रतिबंधित भी कर सकते हैं, दूसरे की जानकारी ले सकते हैं, कहीं मतलब कहीं से बैठ करके वो रोगियों को बता सकते हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा की लागत भी कम आएगी। ठीक है ना। ऐसे लोग यहाँ से दिल्ली डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, वो काम हम इसके प्रौद्योगिकी के द्वारा यहाँ से भी कर सकते हैं ना। तो हमारे जाने आने का खर्चा और व्यय भी बच सकते हैं। इसका उपयोग व्यवसायों को अधिक कुशल और उत्पादक बनाने के लिए किया जा सकता है। यह ग्राहकों के साथ संवाद के नए तरीके प्रदान करता है। तो हम जो है ग्राहक क्या है ना, बिना जाए ही आजकल इतनी सुविधाएं हैं, है ना, उसके द्वारा हम कोई भी चीज़ ग्राहक मंगवा सकता है ना, उपभोक्ता मंगवा सकता है जो भी उसकी नीड होगी। व्यवसायों को बाजार तक पहुंचाने में यह मदद कर सकता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। अब इससे क्या है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, खर्चा कम रहेगा और बड़े आसानी से हमें उपलब्धता हो सकती है। ठीक है ना। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जैसे कि ऑनलाइन का जो ऑनलाइन है उसमें क्या रहता है, डिलीवरी वाले को रोजगार मिलता है। ठीक है, अन्य उसको इकट्ठा करते हैं, स्टोर कीपर लगते हैं, ऐसे मतलब कई विकल्प नए खुल कर के आते हैं। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं को अधिक और पारदर्शी बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण साबित हो सकती है। विकास गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग तथा अत्यधिक दोहन से बचना जरूरी। इसके दोहन से पर्याप्त और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। इससे जल, वायु और भूमि प्रदूषित होती है, पौधों और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है ना। इसका जो पर्यावरण है, इसके जो दुरुपयोग करते हैं, है ना, उससे हमारी क्षति भी होती है प्राकृतिक संसाधनों की। दोहन और जलवायु परिवर्तन होता है। इससे बचने के लिए विकास की कोई भी गतिविधि शुरू करने के लिए पहले पर्यावरणिक प्रभाव का आकलन जरूर करना चाहिए। AI ये कृत्रिम जो इंटेलिजेंस है, इसका जो है आकलन करेंगे। ऐसी कई नई टेक्नोलॉजी आ रही, उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। इसमें उस गतिविधि संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन किया जाता है। इससे विकास की गतिविधियों का सतत विकास सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। मतलब हम कोई भी डेवलपमेंट करेंगे तो उसका हमारा स्थायी उसका लाभ मिलना चाहिए और हमारा जो सतत विकास की कल्पना है, मतलब उससे हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि हम हाल का फायदा देख करके तुरंत लाभ के चक्कर में भविष्य को एकदम से पतन की ओर ले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसी विकास गतिविधियां जो परिवर्तन पीढ़ी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, भावी पीढ़ियों के लिए भी उसमें संसाधनों को संरक्षित करें। ठीक है ना, भावी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें संसाधनों को बचा के रखना है। पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी या पर्यावरण के दबाव कम किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, व्यवसाय, नागरिक और समाज सभी के एक साथ मिलकर की जरूरत, ताकि विकास का पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। वैश्विक विकास के लिए देशों के बीच शांति बहुत आवश्यक है। शांतिपूर्ण वातावरण में ही विकास की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। भाई जब हम शांति से रहेंगे, आतंकवाद और युद्ध जैसी घटनाएं होंगी तो हमारे देश की प्रगति रुक जाएगी। युद्ध और संघर्षों में लाखों लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं। इससे विकास में लगे लोगों के संसाधनों का नुकसान होता है और विकास में बाधा उत्पन्न होती है। युद्ध और संघर्ष में से अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, जिससे विकास के लिए आवश्यक निवेश, व्यापार प्रभावित होता है और शांतिपूर्ण वातावरण में मानव विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं। इससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है। शांतिपूर्वक वातावरण में ही लोगों के बीच में सद्भावना और सहयोग भी बढ़ता है, जिससे सामाजिक विकास संभव होता है। वैश्विक विकास के लिए मानव जाति को अपने संघर्ष स्वार्थों से ऊपर उठ करके समझना चाहिए कि हम सब एक ही ग्रह पर रहते हैं और हमारे लिए हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए हमें सार्वभौम मूल्यों पर इन चीज़ों का जो है विशेष ख्याल रखना चाहिए, जिससे शांति का जब माहौल होगा तो हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे और अपने जो विकास के कार्य हैं उन पर हम ध्यान दे सकेंगे। तो ऐसे हमें जो अपने आदर्श भाव हैं उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, जैसे कि शांति, न्याय, संबंध और पर्यावरण जो अभी बताया उसको संरक्षण देना चाहिए। वैश्विक विकास के लिए विभिन्न देशों के बीच शांति और सहयोग आवश्यक है। हमें अपने मतभेदों को दूर करने और एक दूसरे के साथ काम करने के लिए एक मंच बनाने की आवश्यकता है। विश्व स्तर पर जो सम्मेलन होते हैं इसीलिए होते हैं कि शांति, वार्ता और एक दूसरे की समस्याओं को समझा जा सके और आगे क्या अच्छा हो सकता है इसके लिए चर्चाएं हो सकती हैं और आगे नए कार्यक्रम की योजना भी बनाई जाती है। संघर्षों को हल करने और एक सुरक्षित स्थिर दुनिया बनाने के लिए काम करने की जरूरत है। इन बातों को ध्यान में रखकर मानव जाति वैश्विक विकास चुनौतियों को समाधान और एक बेहतर भविष्य के लिए एक साथ मिलकर के काम कर सकती हैं। वैश्विक विकास का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य गरीबी और असमानता को कम करना है। वैश्विक ये चीज़ को समझना है, गरीबी कम करना है और असमानता, जो ये असमानताएं हैं, किसी के पास तो इतना धन है कि बहुत ज़्यादा, किसी के पास इतना भी नहीं है कि वो एक वक्त की भोजन की व्यवस्था कर सके। आज भी दुनिया में लाखों लोग गरीबी में जी रहे हैं और लोगों में असमानता एक गंभीर समस्या है। लोगों के लिए अवसर पैदा करने की जरूरत है जो सबसे पीछे रह गए पर बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन वैश्विक विकास में बड़ी बाधा है। ये चुनौतियां विकासशील देशों में सबसे अधिक विकासशील देशों को प्रभावित ज़्यादा करती है। ठीक है, संघर्ष और हिंसा विकासशील में भारत भी आता है, लेकिन भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला आज देश है। वैश्विक विकास की बाधा डालती हैं ये संघर्ष, विकास के प्रयासों को बाधित और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के अवसरों को वंचित करते हैं। वैश्विक विकास की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है, हालांकि अक्सर देशों के बीच में मतभेद होते हैं जो सहयोग को बाधित करते हैं। तकनीकी चुनौतियां भी वैश्विक विकास में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे नवाचार अनुसंधान के लिए धन की कमी एक समस्या हो सकती है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए हमें गरीबों के लिए अवसर पैदा करने होंगे, समानता को बढ़ावा देने के लिए काम करने होंगे। ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत है। हमें अपने मतभेदों को दूर करना होगा, है ना, साथ मिलकर काम करना होगा, एक मंच पर आना होगा। हमें नवाचार अनुसंधान के लिए धन जुटाने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए काम करने की जरूरत होगी। उपायों को लागू करने की हमें वैश्विक विकास की चुनौतियों का समाधान करना होगा। ऐसे कार्य करने के बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। इसी तरह की जैसे G20 का ये जो अपने यहाँ चल रहा है उसकी अध्यक्षता इस समय भारत के पास है। ठीक है ना, G20 अपने देश के कई शहरों में ये इसकी बैठक भी हो चुकी है। विषय वस्तु एक पृथ्वी एक परिवार की इससे परिकल्पना जोड़ी गई है, एक भविष्य में रखी गई है। एक प्राचीन भारतीय प्रदर्शन को प्रेरित करते हैं, जिससे अब स्वयं कुटुंबकम की अवधारणा
को शामिल करता है। इसका अर्थ है कि पूरी दुनिया में एक परिवार है, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य का नारा इस विचार को आगे बढ़ाता है कि हम सभी एक ही पृथ्वी पर रहते हैं और हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह ग्रह स्वस्थ और टिकाऊ बना रहे। ठीक है ना, क्योंकि वैश्विक कई समस्याएं हैं जिनको सभी को मिलकर के ही हल करना होगा। इस प्रकार भारत की एक सूर्य, एक दुनिया और एक ग्रिड के रूप में संकल्पना का अच्छा ऊर्जा शांति का आह्वान किया था। इस योजना का लक्ष्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से जुड़े ग्रीन ग्रिड की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा साझा करने के और उसकी आपूर्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयास करना है। ठीक है, ये अपने उद्देश्य हैं G20 के। वैश्विक विकास एक जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी प्रक्रिया, जिसे किसी एक देश के द्वारा अकेला पूरा नहीं किया जा सकता है। ये वैश्विक जरूरत है, इसमें विभिन्न देशों और क्षेत्रों की भागीदारी तथा सहयोग की आवश्यकता होती है। देशों के बीच सहयोग, संसाधनों का साझाकरण किया जा सकता है। इससे विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने की और अधिक लोगों को लाभान्वित करने में मदद मिलती है। देशों के बीच सहयोग से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जा सकता है। एक दूसरे को हम जैसे कि तकनीकों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे किसी देश के पास, जैसे इजराइल के पास खेती का बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, उन्होंने अपनी भूमि को अधिक उत्पादन के लिए, तो हमने उनसे कुछ सीखा और हमसे भी बहुत से देश ऐसी चीज़ें हैं जो वो भी ग्रहण करते हैं। इससे विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यक प्रौद्योगिकी तक पहुंच बनती है और देशों के बीच सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। आपसी सहयोग से भी सभी देशों को अपने संसाधनों को संरक्षित करने और पर्यावरण को नुकसान से बचाने में इससे मदद मिलती है। देशों के बीच संधि और समझौते करके सहयोग को मजबूत किया जा सकता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान करके देशों के बीच समझ और विश्वास को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सहयोग करके हम विकास भी कर सकते हैं और हमारी जो आदान प्रदान की प्रवृत्ति है और मैत्री संबंध है, इनको भी बढ़ाया जा सकता है। इससे देशों के बीच सहयोग और भी मिलना चाहिए। हालांकि देशों के बीच शांति और सहयोग बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। कई समस्याएं भी आती हैं, लेकिन यह वैश्विक विकास के लिए आवश्यक है। सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी वैश्विक स्तर पर एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सकता है। तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं ये हमारा एडिटोरियल कैसा लगा। फिर अगले दिन अगले एडिटोरियल मिलेंगे। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद।